Hello friends. Today in the unit 3.0 subject electric power generation we'll understand about solar power plants. My name is Chandrasekhar S. Patil, Sharad Institute of Technology, Polytechnic, Yetra. मैं यहाँ पे अंग्रेज़ी में और हिंदी में दोनों में चर्चा करूँगा जिससे समझने में आसानी होगी। आज हम लोग यूनिट 3 में इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन विषय पर सोलर पावर प्लांट्स इस विषय पर बात करेंगे। मेरा नाम है चंद्रशेखर एस पाटिल, शरद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक, हैदराबाद। कंटेंट्स: क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। पहले हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा, सेकंड, एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी। दूसरा इसमें देखेंगे सोलर एनर्जी के एप्लीकेशंस क्या हैं। थर्ड पॉइंट, सोलर मैप ऑफ इंडिया। सोलर मैप ऑफ इंडिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चौथा, इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी इन इंडिया, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ यूसेज। और उसके बाद देखेंगे कंपैरिजन ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। छठा, सोलर पावर टेक्नोलॉजी। सोलर पावर टेक्नोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी मतलब हमारे देश के अंदर कितनी सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है, हाउ मच सोलर कैपेसिटी हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन इंडिया, दैट विल अंडरस्टैंड। एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ यूसेज, कैसे सोलर पावर प्लांट्स की यूसेज को बढ़ोतरी मिल रही है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। कंपैरिजन ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होती हैं और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होती हैं, इनके बारे में कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद देखेंगे सोलर पावर टेक्नोलॉजी। सोलर पावर को इलेक्ट्रिसिटी के लिए और वाटर हीट करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। Classification of sources of energy. Energy sources available in the world can be divided into following. First one, primary energy sources. Second one, secondary energy sources. And third one, supplementary sources. एनर्जी सोर्सेज जो होती हैं वो तीन भागों में विभाजित की जाती हैं। पहला वाला है प्राइमरी एनर्जी सोर्स, दूसरा वाला है सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, तीसरा सप्लीमेंटरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्स क्या होती हैं? व्हाट आर प्राइमरी सोर्सेस? These are the energy sources which provide a net supply of electrical energy. Coal, oil, gas, uranium are example of this type. मतलब जो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं प्राइमरी सोर्स, मतलब दीज आर द एनर्जी सोर्सेज विच प्रोवाइड अ नेट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिससे प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कोल थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर, ऑयल, गैस, यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर, ये सब चीज़ें जो हैं वो प्राइमरी सोर्स के तहत आती हैं। मतलब जहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जिन सोर्सेस के द्वारा, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट, ऑयल, गैस, ऐसे सोर्सेस जो होती हैं उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे सोर्सेस को हम लोग प्राइमरी सोर्स कहते हैं। सेकेंडरी सोर्स, these fuels produce no net energy. Intensive agriculture is an example. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं, इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज एन एग्जाम्पल। Supplementary sources, they are defined as those whose net energy yield is zero and those requiring highest investment in terms of energy.
थर्मल इंसुलेशन इज एन एग्जाम्पल। मतलब जहाँ पे एनर्जी यील्ड बहुत कम होती है, ज़ीरो तक होती है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है, ऐसे चीज़ों को हम लोग सप्लीमेंट्री सोर्सेज कहते हैं। थर्मल इंसुलेशन को एक एक सप्लीमेंट्री सोर्स के तहत लिया जाता है। सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है? मतलब सूरज की किरणों से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, सोलर एनर्जी मतलब सूरज की जो ऊर्जा है, सूरज की जो किरणें हैं, सोलर एनर्जी इसे कहा जाता है। सोलर एनर्जी हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, and if only small amount of this form of energy could be used, it will be the one of the most important supplies of energy. सोलर एनर्जी जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होती है सोर्सेज ऑफ एनर्जी के तहत, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के तहत, एंड इफ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी कुड बी यूज्ड, मतलब थोड़ा सा भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है तो एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हैं। सोलर एनर्जी कम्स टू द अर्थ फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। सूरज की किरणों से हमें सोलर एनर्जी मिलती है। ड्यू टू दिस एनर्जी टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज केप्ट अबव दैट इन colder space, which causes current in atmosphere and in ocean, causes the water cycle and generates photosynthesis in plants। मतलब सूरज की किरणें जो धरती पर गिरते हैं, इससे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है और इससे क्या होती है? कोल्डर स्पेस को गर्म किया जा सकता है और एटमॉस्फेयर के अंदर करंट्स की, एयर करंट्स जो होती हैं, मतलब हवा की जो तेज़ी होती है वो बनता है और ओशियंस के अंदर वाटर साइकिल बनता है और फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है। फोटोसिंथेसिस मतलब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा उनकी ग्रोथ होती है, उनकी ग्रोथ होती है और उनकी मटेरियल जो बॉडी जो बनती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसकी पेड़ या पौधों की जड़ें मजबूत होती जाती हैं। सोलर एनर्जी हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के तहत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी कहा जाता है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सोलर एनर्जी। और थोड़ी बहुत हमने अगर उसका इस्तेमाल भी कर लिया तो एक मेजर सप्लाई ऑफ एनर्जी की तरह ये उभर सकता है। सोलर एनर्जी कम्स टू द अर्थ फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूरज की किरणों से मिलती है और सूरज की किरणें जब धरती पर गिरती हैं तो एक तरह का टेम्परेचर बढ़ जाता है, धरती की टेम्परेचर बढ़ जाती है, कोल्डर स्पेस को गर्म किया जाता है और एटमॉस्फेयर के अंदर करंट्स बहने लगते हैं और ओशंस के अंदर भी वाटर साइकिल के करंट्स बहने लगते हैं और इससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है। मतलब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब एक तरह का सोलर एनर्जी से धरती पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे एप्लीकेशंस हो सकती हैं? सोलर एनर्जी इज सक्सेसफुली एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ डे टू डे लाइफ ऑफ टुडे। सोलर एनर्जी को सबसे ज़्यादा डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। मतलब जहाँ पे हीटिंग करना है या कूलिंग करनी है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के घरों में, अगर हमें पानी गर्म करना है तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें चूल्हा जलाना है, मतलब इससे खाना पकाना है, तब भी हम लोग सोलर एनर्जी को यूज़ करके हीटिंग करके थोड़ी बहुत चावल वगैरह खाना बना सकते हैं। ऐसे क्या हो सकता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर हीटिंग और कूलिंग के लिए हमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है सोलर वाटर हीटिंग। सोलर वाटर हीटिंग मतलब क्या है? जहाँ पे पानी को गर्म करना है,
सोलार वाटर हीटर्स होते हैं जो सूरज की किरणों पर, सूरज की किरणें काले ट्यूब्स पे गिरने से पानी पानी के ट्यूब्स के अंदर जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, और वो पानी जो है हम लोग गर्म पानी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। पहला वाला है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, और दूसरा है सोलर वाटर हीटिंग। तीसरा जो है ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चरल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। अगर हमें किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सुखाना है या एनिमल प्रोडक्ट्स को सुखाना है, गर्म करना है, ड्राई करना है, तब भी हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घास होता है या किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसका हमें सुखाना है, उसको ड्राई करना है, तब भी हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स को भी सुखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर डिस्टिलेशन ऑन स्मॉल स्केल। अगर हमें पानी को साफ करना है, डिस्टिलेशन करना है, उसको क्लीन करना है, गर्म करना है पानी को, तब भी हम लोग स्मॉल स्केल के तहत पे सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब दूसरा है सॉल्ट प्रोडक्शन बाय एवापोरेशन ऑफ सी वाटर ऑन और इनलैंड ब्राइन्स। अगर हमें नमक बनाना है, नमक अगर उत्पादन करनी है, तो क्या होता है कि नमक बनाते वक्त पानी समुद्र के पानी को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, एक कलेक्ट किया जाता है, और इसको सोलर रेडिएशंस पे, मतलब सोलर गर्मी से क्या होता है, उसको सुखाया जाता है, पानी को वाफ बनाया जाता है, और जो बच जाता है, क्योंकि सी वाटर में क्या होता है कि उसमें नमक मिला होता है, मतलब मिनरल्स जो होती हैं, नमक सॉल्ट जो मिनरल्स होती हैं, सॉल्ट की जो NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है, वो समुद्र के पानी के अंदर मिला हुआ रहता है, और जब हम लोग उसको सोलर एनर्जी से सुखा देते हैं, तब भी क्या होता है, पानी वाफ बन के निकल जाता है, और बच जाता है क्या, वो नमक बच जाता है, और उस नमक को हम लोग आयोडीन के तरह मिक्स करके हम लोग उसको सॉल्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉल्ट क्या होता है, जनरली सोडियम क्लोराइड होता है, और थोड़े बहुत मिनरल कंटेंट्स भी होते हैं उसमें, जिससे क्या होता है, खाने में स्वाद बन जाता है। सोलर कुकर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया हीटिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, इसमें कुकर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मतलब खाना बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए, जब हम लोग कन्वेक्स मिरर को बीच में खाने के पदार्थ हम लोग रख देते हैं, तो वो सोलर रेडिएशंस कॉन्सेंट्रेट होने से खाना जो है वो पक जाता है, मतलब खाना जो है बन जाता है। जैसे चावल और सब्जी, दाल वगैरह हम लोग उसको सोलर कुकर के तहत पका सकते हैं। सोलर कुकर क्या होता है, जनरली एक काला कंटेनर होता है, और उसको हम लोग कन्वेक्स मिरर के बीच में रखे जाते हैं, और जब सोलर के रेडिएशंस कन्वेक्स मिरर पे गिरते हैं, तो वो सीधे कॉन्सेंट्रेट होके उस काले कंटेनर वेसल के ऊपर गिर जाते हैं, और वो काला ब्लैक बॉडी क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। सोलर रेडिएशंस क्या है, जनरली वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट भी एक तरह का, उसमें एक लाइट और हीट होता है। जनरली जो हमारे धरती पर जो सूरज की किरणें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो गिरती हैं, सोलर एनर्जी जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और वो रेडिएशंस के तहत लाइट और हीट जो है वो हमारे धरती पर गिरते हैं, और वो लाइट और हीट जब हम लोग काले वेसल्स पर या काले बॉडीज़ पर गिराते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लाइट और हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और इससे वो जो बॉडी है जो वो गर्म हो जाता है, और उस बॉडी के अंदर जो पदार्थ रखी गई हैं, जैसे चावल, दाल वगैरह रखी जाती हैं, वो पक जाते हैं। सोलर इंजिन्स फॉर वाटर पंपिंग। ज़्यादातर सोलर एनर्जी को हम लोग वाटर पंपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी से वाटर को पंप करके ऊपर टंकी में भर सकते हैं। सोलर हो गया। फूड रेफ्रिजरेशन के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे
ग्रीन हाउस इफेक्ट को यूज करके फूड को स्टोर कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। बायो कन्वर्शन एंड विंड एनर्जी विच आर इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ सोलर एनर्जी। बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी क्या होता है? जैसे बायोमास एनर्जी हमने पहले भी देखा है कि वो एक सूरज से पेड़ पौधों से जो निकलता है एक वेस्ट एनर्जी है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो बायोमास एनर्जी की तरह या ऑर्गेनिक मैटर की तरह, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो पेड़ पौधे से जो ऑर्गेनिक मैटर निकलता है उसको बायोमास कहा जाता है। और ये एक इनडायरेक्ट पदार्थ है सोलर एनर्जी का। विंड एनर्जी की जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया, करंट्स सोलर एनर्जी के वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एयर के विंड के करंट्स बनते हैं और उस करंट से हमें क्या मिलता है, सोलर एनर्जी, एक तरह का विंड एनर्जी मिलता है और विंड एनर्जी से हम लोग बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेस क्या होता है? एक ब्लैक बॉडी होती है जिससे हमें सूरज की किरणें जब सोलर फर्नेस पे गिरती हैं तो अंदर की जो लिक्विड है या केमिकल है वो गर्म हो जाता है। जनरली एक तरह का सोलर कुकर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा होता है और उसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके अंदर की जो केमिकल्स हैं या जो अंदर की जो पदार्थ हैं उसको हमें गर्म कर सकते हैं। सोलर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बाय सोलर पॉन्ड्स। सोलर पॉन्ड्स मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से हम लोग सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे उसको क्या कहते हैं, सोलर पॉन्ड्स वो होती हैं जहाँ पे बहुत सारी सोलर पैनल्स रखी जाती हैं और इससे क्या होता है कि बिजली ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा सकती है। स्टीम जनरेटर्स heated by rotating reflectors और by tower concept। स्टीम भी जनरेट कर सकते हैं, इससे क्या होता है, वाफ बनाकर हम लोग जब टरबाइन पे छोड़ते हैं तो टरबाइन घूमता है और अल्टरनेटर के घूमने से टरबाइन जो अल्टरनेटर से जो जुड़ा हुआ है वो अल्टरनेटर घुमा देता है, अल्टरनेटर घूमने से बिजली बनती है। मतलब ज़्यादातर ज़्यादा फोटोवोल्टाइक इफेक्ट और स्टीम जनरेशन, ये दो कंसेप्ट हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए हमें रोटेटिंग रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या टावर कंसेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर्स विथ लेंसेस एंड पाइप्स फॉर फ्लूइड सर्कुलेशन। रिफ्लेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट होके एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। एक मतलब एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन मिलता है हमें। लेंसेज के द्वारा भी हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस के द्वारा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और ऐसे क्या करने से क्या होता है कि सारा रेडिएशन जो है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और इससे ज़्यादा हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी मिल सकता है। और इस कन्वेक्स रिफ्लेक्शन की वजह से जो पाइप्स जो होती हैं, मतलब जो सोलर रेडिएशन ब्लैक बॉडी जो पाइप्स होती हैं जिसमें पानी या केमिकल हुआ और बहता रहता है, उसको हमें गर्म कर सकते हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट से भी हम लोग बिजली बना सकते हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी लेंगे आगे देकर, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, पानी गर्म करने के लिए और एग्रीकल्चरल और एनिमल प्रोडक्ट्स को सुखाने के लिए, डिस्टिलेशन करने के लिए थोड़ी बहुत हम लोग पानी को डिस्टिलेट भी कर सकते हैं, मतलब पानी को गर्म करके उसको साफ पानी बना सकते हैं। और दूसरा है सॉल्ट प्रोडक्शन, सॉल्ट नमक बना सकते हैं। नमक की उत्पादन करने में सोलर रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि पानी को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और उसको वाफ बनाया जाता है सोलर रेडिएशंस के द्वारा, और जो बच जाता है वो है नमक। नमक मतलब सॉल्ट। सोलर कुकर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि सोलर कुकर क्या करता है कि जो अंदर सोलर रेडिएशंस को इस्तेमाल करके जो चावल या दाल को हम लोग पका सकते हैं। सोलर इंजिन्स फॉर वाटर पंपिंग, मतलब पंपिंग के लिए भी पानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, पानी को
अंदर जो टैंक के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो ऊपर के टैंक के ऊपर खींचने के लिए सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर पंप के द्वारा। फूड रेफ्रिजरेशन, फूड को बचाए रखने के लिए भी हम लोग सोलर एडिशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो कन्वर्शन एंड विंड एनर्जी विच आर इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ सोलर एनर्जी। मतलब इसमें समराइज करते हुए देखते हैं कि बायो कन्वर्शन मतलब बायोमास की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बायोमास क्या होता है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है जो एनिमल प्लांट्स के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम लोग गैस बना सकते हैं या उसके लिए बिजली भी बना सकते हैं। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी क्या होता है? सोलर रेडिएशंस की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के करंट्स बहने लगते हैं, तेजी से हवा बहने लगता है और उस तेज हवा से हम लोग ब्लेड्स को घुमाकर टरबाइन को घुमा सकते हैं। टरबाइन घूमने से अल्टरनेटर घूमता है और बिजली बनती है। सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेस जैसे हमने बताया सोलर कुकर भी एक एग्जांपल है सोलर एडिशन का इस्तेमाल करने के लिए, और सोलर फर्नेस जो होता है वो सोलर कुकर का ही एक एग्जांपल है, लेकिन इसमें साइज बड़ा होता है और इसमें सोलर फर्नेस के अंदर कई चीज़ें गर्म की जा सकती हैं, जैसे केमिकल्स या मेटल्स को भी गर्म कर सकते हैं। सोलर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बाय सोलर पावर पॉन्ड्स, सोलर पॉन्ड्स। सोलर पॉन्ड क्या होता है? जिसमें बहुत सारी फोटोवोल्टाइक सेल्स रखी जाती हैं, सोलर पैनल्स रखी जाती हैं और इन सारे सोलर पैनल्स की जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरह से जुट के हमें नेट एनर्जी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। स्टीम जनरेटर्स, स्टीम को भी जनरेट कर सकते हैं जिससे रोटेटिंग रिफ्लेक्टर्स के द्वारा, और रिफ्लेक्टर्स विथ लेंसेज पाइप्स फॉर फ्लूइड सर्कुलेशन। रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे फ्लूइड सर्कुलेशन को भी बढ़ा सकते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल्स, मतलब जिसमें फोटोवोल्टाइक सेल से क्या होता है? सोलर एनर्जी को हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोटोवोल्टाइक सेल्स में ज़्यादा जानकारी हम लोग आगे के स्लाइड्स में लेंगे। सोलर मैप ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे जो है हमारा इंडिया जो है वो लॉन्गिट्यूड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के द्वारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लॉन्गिट्यूड है वो हमारे देश के ऊपर चलता है। इससे क्या होता है? हमारी जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमारे देश के अंदर दिखाई जाती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी हमें मिल सकता है, हमारे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी मिल सकता है, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश जो रीजन्स हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी मिल सकता है। गुजरात में भी सोलर एनर्जी मिलने के चांसेस बहुत हैं। मीडियम सोलर पावर प्लांट जो हैं वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा कम से कम मीडियम सोलर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं। और लो सोलर पावर रीजन्स कौन सी हैं? जो ऊपर के जम्मू एंड कश्मीर रीजन, आसाम, मणिपुर, ये सब चीज़ें एरिया जो हैं वो लो सोलर पावर रीजन्स हैं। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जहाँ पे गुजरता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशन हमें मिल सकती हैं और वहाँ पे उसको हमें हाई सोलर पावर रीजन भी कहा जा सकता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा धूप गिरता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें गर्मी मिल सकती है। ऐसे सोलर मैप ऑफ इंडिया में हम लोग देख सकते हैं कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन एरियाज में हाई सोलर पावर रीजन दिखाई देती है। इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी इन इंडिया एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ यूसेज। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी थी? वो है 17.78 मेगावाट्स। आइलैंड्स एंड अदर्स 65.62 मेगावाट्स। ईस्टर्न रीजन में पूर्वी दिशा में हमें 237.35 मेगावाट्स का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। वेस्टर्न रीजन में, पश्चिम में 2701.78 मेगावाट्स का सोलर के इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। नॉर्दर्न रीजन में 3318.18 मेगावाट्स का सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। सदर्न रीजन में 5848.16 मेगावाट्स का
इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सोलर पावर प्लांट से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सदर्न रीजन में जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, लॉन्गिट्यूड जो गुजरता है, जहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा से ज़्यादा मिलती हैं, वहाँ पे सदर्न रीजन में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। और पहले क्या होता था, 2010 में 161 मेगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था, लेकिन अब जो है 2018 में 21,561 इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है, जिससे क्या होता है कि हमें देख सकते हैं कि साल भर साल ये जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ मेगावाट जो है वो बढ़ता जा रहा है। 2010 से 2018 में, मतलब 8 साल में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को जो है हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस और फ्यूल्स, कोल, वाटर, ऑयल, न्यूक्लियर फ्यूल। कन्वेंशनल एनर्जी कौन सी है? कोल, वाटर, ऑयल या न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कौन से हैं? सोलार, विंड, जियोथर्मल और टाइडल। सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के तहत आती है। अवेलेबिलिटी, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस क्या है? वो लिमिटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस मतलब कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस भी कहा जाता है उसको क्या कहते हैं? वो लिमिटेड होती है, मतलब ज़्यादा नहीं मिलती है, पर्याप्त परिसर में ज़्यादा नहीं मिलते हैं और ये दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, उसका कोई अंत नहीं है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इनपुट फ्यूल्स वेरी हाई, मतलब जो ईंधन जो यूज़ करते हैं हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के अंदर, जैसे कोल, वाटर, ऑयल, न्यूक्लियर फ्यूल, इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के जो फ्यूल्स हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इसकी जो कॉस्ट है वो नेग्लिजिबल है या ज़ीरो है, जो मतलब फ्री में मिलता है। पावर जनरेशन, बल्क बट नॉट डिक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को हम लोग बल्क में पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कभी कम नहीं होता है। इसमें एक एडवांटेज ये है कि इसमें कांस्टेंट पावर हमें मिलती है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होती हैं? वो पावर जो होता है, जनरेशन जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन लिमिटेड बट इंक्रीजिंग, मतलब इसमें लिमिटेड होता है पावर, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं। साइट सिलेक्शन रिक्वायर्स कन्वीनियंट साइट। को कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, डीजल पावर प्लांट हो, इसमें क्या होता है? एक जगह होनी चाहिए, स्पेशियस जगह होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एरिया मिलना चाहिए और उसके कन्वीनियंट साइट का भी सिलेक्शन भी करना चाहिए। लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का कोई कन्वीनियंट साइट नहीं होता है, ये कहाँ पे भी लगा सकते हैं और कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पावर टेक्नोलॉजी, इसके तहत हम लोग देखेंगे फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। इट इज डिफाइंड एज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब यहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशंस के द्वारा जब हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का उत्पादन करते हैं या इसका जनरेट कर सकते हैं, तब भी उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। कोई भी फोटोवोल्टाइक सेल पे जब हम लोग आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे सोलर रेडिएशंस को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं या उस पर छोड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, मतलब वोल्टेज जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? एक तरह का वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है। इससे क्या हमें क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहा जाता है। Energy conversion devices which are used to convert sunlight to electricity by the use of photovoltaic effect are called as solar cells. एनर्जी कन्वर्शन क्या होती है? जहाँ पे सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी के कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम लोग फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? सोलर सेल्स के अंदर। A single converter cell is called a solar cell or a photovoltaic cell. A combination of such cells is used to increase the electric power output is called
ए सोलर मॉड्यूल और सोलर एनर्जी। एक सेल को हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं और उसकी जो सीरीज में जो कनेक्ट की जाती हैं उसको क्या कहते हैं, सोलर मॉड्यूल किया कहा जाता है। फोटोवोल्टाइक सेल्स आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। फोटोवोल्टाइक सेल्स किससे बनाई जाती हैं, सेमीकंडक्टर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे एब्सॉर्ब लाइट। जहाँ पे जब सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो बिजली उसमें उत्पादन होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है। इससे क्या होता है, करंट बहने लगता है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। एज फोटॉन्स आर रिसीव्ड, फ्री इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर जनरेटेड दैट कैन बी कलेक्टेड ऑन कॉन्टैक्ट्स अप्लाइड टू द सरफेसेस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। जब भी कहीं फोटॉन्स लाइट को हम लोग फोटॉन्स के द्वारा जब देखेंगे, तो फोटॉन्स जब फोटोवोल्टाइक सेल पे गिरती हैं तो फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस बहने लगती हैं और उनको हम लोग इलेक्ट्रोड्स के द्वारा कलेक्ट करके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कर सकते हैं। सोलर सेल्स आर अडॉप्टेड टू द वीक एनर्जी फ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशन ऑपरेटिंग एट रूम टेम्परेचर्स। These devices have theoretical efficiencies of the order of 25%। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 25% की एफिशिएंसी होती है और इसको हम लोग रूम टेम्परेचर के ऊपर भी हम लोग सोलर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज आर लेस देन हाफ ऑफ दिस वैल्यू एंड इट डिक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स। जैसे ऑपरेटिंग वैल्यू क्या होती है, वो टेम्परेचर्स के बढ़ने से वो उसकी एफिशिएंसी घटती जाती है, लेकिन ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज आर लेस देन हाफ ऑफ दिस वैल्यू एंड इट डिक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स। जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तब उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती जाती है। इसको हम लोग सोलर पावर टेक्नोलॉजी कहते हैं। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट को सोलर पावर टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, आयोनाइजिंग रेडिएशंस के द्वारा, और इसको हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। एक सेल को हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं और उसका जो नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग जब जोड़ेंगे तो उसको सोलर मॉड्यूल भी कहा जाता है। और फोटोवोल्टाइक सेल्स की जो आउटपुट है वो बढ़ती जाएगी सोलर मॉड्यूल के अंदर। और फोटोवोल्टाइक इफेक्ट क्या होता है, जहाँ पे फोटॉन्स जब हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल पे गिरती हैं तो फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेस बहने लगती हैं फोटोवोल्टाइक सेल के अंदर, और उसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स के द्वारा सरफेस के ऊपर जो जुड़ी हुई हैं उनके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ले सकते हैं। सोलर सेल्स आर अडॉप्टेड टू द वीक एनर्जी फ्लक्स ऑफ सोलर रेडिएशंस ऑपरेटिंग एट रूम टेम्परेचर्स। सोलर सेल्स को वीक एनर्जी फ्लक्स के द्वारा सोलर रेडिएशंस के भी जनरेट कर सकते हैं और रूम टेम्परेचर के ऊपर भी जनरेट कर सकते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है और टेम्परेचर बढ़ने से और भी थोड़ा बहुत घटने लगता है। इससे हम लोग ने देखा कि सोलर पावर टेक्नोलॉजी क्या है, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, तो इसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली। थैंक यू।